गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक को कवर किया गया, साथ ही निबंध के भी कौन से टॉपिक आपको कवर किए गए हैं जो आपके लिए यूपीएससी के साथ अगर पीसीएस आप दे रहे हैं, पीसीएस में हम बीपीएससी की बात कर लें, यूपी पीसीएस की बात कर लें, बीआरएस की बात कर लें, जेपीएससी की बात करें, फिर एमपी पीसीएस की बात करें, छत्तीसगढ़ पीसीएस, तो इन सभी के लिए करंट अफेयर्स जो आप लोगों के लिए सिर का दर्द होता उसका समाधान हम लेकर आते हैं, जिसको लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले उन चीज़ों पर हम प्रयास करेंगे। आज के डिस्कशन टॉपिक में शामिल है बंगाल में विधेयक पारित किया गया है जो बलात्कार पीड़ित महिला हैं, जिन पर दुष्कर्म किए जाते हैं, उन पीड़ितों के लिए जो पीड़िता की मौत पर अगर हो जाता है या अस्थायी अचेतावस्था आ जाती है तो जो अपराधी होगा उसको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। तो इसके संदर्भ हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भारत में यौन जो शोषण बलात्कार से संबंधित कानून क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। बलात्कार से पीड़िता की अधिकार क्या है, जो दुष्कर्म जिस महिला के साथ होता है उसके अधिकार क्या है, साथ ही साथ भारत में बलात्कार से संबंधित प्रमुख निर्णय। देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ कानूनन बाध्यता से अधिक कहीं नैतिक और सामाजिक दायित्व की बात होनी चाहिए, जो इसका मूल कारण दूर रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। रक्षा खरीद परिषद में 1,44,716 करोड़ रुपये के 10 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे हम लोग डीएसी कहते हैं, वो क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे तेजस जैसे स्वदेशी हथियारों से भविष्य में युद्ध लड़ेगा भारत, तो स्वदेश नीति क्या है, स्वदेशी हथियारों का उन्नयन नीति क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तरंग शक्ति 2024 वायुसेना अभ्यास आयोजित होगा, तो इसके संदर्भ में हम पीटी फैक्ट देखने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2024 में आयोजित महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास कौन कौन हुए हैं उस पर भी एक संक्षिप्त नोट देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक पेड़ के माँ के नाम से जो अभियान चलाया गया था उसमें रोपे गए 52 करोड़ पौधे, तो क्या यह जलवायु परिवर्तन के लिए जो मुद्दे के तौर पर जो शामिल किया जाता है कि पेड़ की कमी हो रही है, तो क्या उसके समाधान निकाले जा सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव के माध्यम से, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि देश में पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी ने भरी सफल उड़ान, तो यह यूएवी क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वदेशी बम वर्षक जो यूएवी है वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा यह संचालित होगी, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्रुनेई के यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब भी पहले प्रथम होता है कि विश्व में किसी भी स्तर पर, तो वहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इनकी यात्रा को अच्छे तरीके से आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। देखिए, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाएगा, तो इससे संबंधित कुछ अपडेट आए हैं जिसको एक नज़र हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। तो यह पहले कितना अनुमान था? विश्व बैंक अगर किसी देश की वृद्धि दर बढ़ाती है, उसका अनुमान बढ़ाता है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानि क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के संपादकीय में है जहरीली हवा में सांस लेता बचपन। हालांकि इससे पहले 2 बार इससे संबंधित आपको संपादकीय कराया जा चुका है, फिर भी आज नए एंगल से हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, यह किस देश के साथ बातें हो रही है, हम उस पर परिचर्चा करेंगे। भारत और हाल ही में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपडेट हुए थे, तो उस पर ही एक आर्टिकल आया है, तो जिसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, युक्ति आई इसको सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए, युक्ति आई इसका ये नया लोगो है, इसी लोगो के आधार पर आप चीज़ों को हम लोग को वॉच कर सकते हैं। हमारा जब आप PDF प्राप्त होता है तो हमारा कुछ लिंक आपको हाइपर लिंक करके दिया गया है, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को दी जा रही है। हमारा जो युक्ति IAS टीम है वो आपको 100% संतुष्टि के साथ काम कर रहा है, इसकी गारंटीड है, क्योंकि जो भी अध्ययन अध्यापन अभी तक मैंने कराया है, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है, वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए, जो कॉन्सेप्ट लेकर मैं चला हूँ उसे आप लगातार वॉच करते हैं, देखते हैं, तो समझने का प्रयास भी करते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी इसको 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो लगातार हम आपके साथ बने हुए। नई टीम जुड़ चुकी है। देखिए, लॉन्च आज आप लोगों के लिए पंचतत्व
किया जाएगा। तो एक इंट्रो के तौर पर पंच तत्व क्या है इसे ज़रूर समझिए। इस जो भी आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको यह पंच तत्व जरूर एक बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यह तत्व ऐसा लिखा गया जिसमें 5 महत्वपूर्ण पिलर को शामिल किया गया, जिसमें भूमि हम लोग रखे हैं फॉर प्रीलिम्स के लिए, अग्नि फॉर मेंस के लिए, जल आपको आंसर राइटिंग के लिए, वायु करंट अफेयर्स अर्थात दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम कराते हैं उसको वायु के तौर पर रखे, और आकाश इंटरव्यू के सेशन को रखा गया जिसमें पंच तत्व विलीन है। ध्यान रखिएगा, यह किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम सफलता देने के लिए सीढ़ी के तौर पर काम करेगा। यह होलिस्टिक सिलेबस इसका आज आप लोग के लिए रिवील कर दिया जाएगा, आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिस पर एक संक्षिप्त वीडियो बनाया भी जाएगा। इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपको जो ये प्रोग्राम कराया गया तो भूमि में क्या आपको लाभ मिलेंगे, अग्नि में क्या लाभ मिलेंगे, जल के माध्यम जो सीरीज चलेगा उसमें क्या लाभ मिलेंगे। अब युक्ति आईएएस बीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर इसी सीरीज को चलाएगी पंच तत्व के नाम से, जो बीपीएससी का सीरीज चल रहा है। उसके बाद यूपीएससी के भी सीरीज चलेंगे, उसके बाद आपको अन्य एग्जाम के भी सीरीज चलाए जाएंगे और सबके अलग अलग कोटेशन के साथ होंगे। तो नए युक्ति आईएएस के पदार्पण को आप लोग जरूर स्वागत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे स्कैन जरूर कर लीजिएगा। क्यों, यह व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, जिस नया ग्रुप बनाया गया। टेलीग्राम का इशू जो अब चल रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं, इसे स्कैन कर ले, यहाँ पर अपडेट हमेशा सबसे पहले होगा। तो अब को चलते आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, न्यूज़ पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल में जो विधेयक पारित किया गया पीड़ितों के लिए मौत या अस्थायी अचेतावास पर मृत्युदंड, तो देखिए यहाँ पर राजनीति का इशू जो है सबसे पहले गौन रखने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगा कि एक्स पार्टी ने क्या किया, वाई पार्टी ने क्या किया, जेड पार्टी ने क्या किया। सभी ने अपनी भूमिका अपने तरीके से संरक्षा के लिए, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ न कुछ काम किए। हालांकि सभी में कुछ न कुछ कमियां ज़रूर रही है जिसको आलोचना हम कर सकते हैं, कमी रही हैं, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो निर्णय लिए जा रहे वो गलत है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर बातें क्या हो रही है। जब विधेयक पेश किया गया जिसमें अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन के नाम से यह पेश किया गया था। इसमें ध्यान रखिएगा, जो घटनाक्रम दिया गया है मृत्यु दंड देने की बात की गई है, और सबसे पहले याद रखिएगा कुछ ही समय में देने की बात की गई है कि हम तत्कालिक रूप से मौत की सज़ा, जो भी बलात्कार से पीड़िता की मौत हो जाएगी उसके अस्थायी रूप से अचेत हो जाएगा, तो इस सूरत में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास दिया गया, अर्थात जब तक वो जीवित है तब तक दिया गया, अर्थात उन्हें पैरोल की सुरक्षा न दिए जाने का भी प्रस्ताव है। अर्थात उनको जो बीच में पैरोल दिया जाता है अपने लोगों से मिलने के लिए या किसी प्रकार के अपने घर में किसी सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने के लिए, ये सब पैरोल आपको नहीं दिया जाएगा। ये जो कदम उठाए गए हैं कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीज़ें मानवाधिकार के कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसे बात की जाती, अपराधी अगर अपराधी है, पहले का नियम क्या कहता था कि मानवाधिकार सबके लिए समान हो, क्यों ना अपराधी हो और क्यों ना पीड़िता हो। पीड़िता के अपने मानवाधिकार होंगे, जो सजाप्ता व्यक्ति है उसके लिए अलग अपने मानवाधिकार होंगे। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी सीमा इतनी बढ़ जाती है तो हम इस तरीके के निर्णय लेते हैं जो सामाजिक परिवेश में तो सही नज़र आता है पर वो कानूनन तरीके से भी गलत नज़र आता है। अगर मान लीजिए, अगर पैरोल का कॉन्सेप्ट जो बात की जा रही है कि ये गलत निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, तो पैरोल के लिए विचार पुनः किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष पर कानून आकर फिर से पैरोल पर बात की जा सकती है। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, और हाल ही में मैंने 2-3 न्यूज़ और देखा जिसमें बिहार का एक मामला है। कल का मामला आप देख लीजिए, स्टेशन पर महिला के साथ बलात्कार हो गया। फिर अभी आज का पेपर में आप जाके देखिएगा, 2 जगह आपको यहाँ पर महिला पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है, 2 जगह बिहार में, अरे एक आपको एक और स्टेट में है, जहाँ पर इस प्रकार की घटना होने के बावजूद भी जो व्यक्ति है, कुकृत मानसिक का व्यक्ति है, वो अभी तक इन सब चीज़ों से दूर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इस प्रकार के मानवाधिकार की भी बात करना संभाविक तौर पर अचेत नज़र आएगा। इसलिए हमें अभी मानवाधिकार के कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को क्या करना, साइड करना है। हमें देश में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए हमें सक्षम कानून की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य जो नेतृत्व कर रहा है, केंद्र नेतृत्व कर रहा है, अपने अपने कानून के आधार पर एजेंसियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए हमें सामाजिक तौर पर हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे। तो इस कानून में, बिल में है क्या, ध्यान रखिएगा। जो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 के नाम से पेश किया गया, जो वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड जो अमेंडमेंट बिल है, बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है। आदतन अपराधियों का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान, ऐसे अपराधियों के लिए भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है, जिसमें दोषी की आयु पूरी करने तक जेल में रहना होगा। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। ये सब बातें इसमें की गई एंटी रेप बिल में। साथ ही दोषी को फांसी की सज़ा कब होगी, तो ध्यान रखिए, अगर रेप के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती, फिर यह कोमा में चली जाती, इस स्थिति में रेप करने वाले दोषी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। रेपिस्ट को अगर उम्र कैद दी गई तो जेल में अवधि क्या होगी, यह बात ध्यान रखिए। बिल में कहा गया है कि रेप या गैंग रेप के में दोषी उम्र कैद की सज़ा दी जाए तो उसमें सारी उम्र जेल में रहना होगा। ऐसा नहीं कि मौजूदा कानून जो उम्र कैद की बोलती है तो कम से कम 14 साल रहना, ऐसा नहीं है। जब तक वो मर नहीं जाएगा, उसकी अंतिम सांस नहीं हो जाएगी, तब तक वो जेल में रहेगा। और ऐसा ज़रूरी है। ऐसे कुकृत व्यक्तियों को किसी भी आधार पर हम समाज, मैंने बिल किस मामलों में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यह धारणा गलत है, पैरोल दे देना या किसी प्रकार की छूट दे देना, क्योंकि इस प्रकार के जब लोग समाज में जाते हैं तो इस प्रकार के मानसिक प्रकृति के जो लोग होते हैं, विक्षिप्त जो होते हैं, उनका सय बढ़ जाता है, प्रसय बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रकार के कृत्य हम कर लेंगे तो इस प्रकार से हम चीज़ों से बच सकते हैं। थोड़ा सा जाके हम जेलों में क्या कर लेंगे, बेहतर हम अपना आचरण सुधार लेंगे तो मुझे पैरोल तो मिल ही जाएगी, छूट तो मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम जो यह कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं पूरी तरह मानवाधिकार को नहीं समझना है। यहाँ पर हमारे सामाजिक दायित्व को समझने की आवश्यकता, उस मानवीय प्रवृत्ति को समझने की आवश्यकता है जो महिलाओं पर बीतती है। समाज के उस धरा को कटघरे में रखा जाता है जो इस प्रकार के कृत्य कभी नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब एक महिला सुरक्षित नहीं होगी ना, तो जब भी समाज के सामने यह जाएगी तो पूरे समाज को यह गलत नज़रिए से देखी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा समाज गलत है, उसमें कुछ ही भाग जो समाज है, समाज के वर्ग के लोग हैं, वो कुकृत दिमाग के हैं, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के मानसिकता के हैं। तो इस सामाजिक दायित्व को बचाने का भी कार्य इन पर करने की आवश्यकता, इसे समझने का आवश्यकता आप लोगों के बीच में होनी चाहिए। अब भारत में यौन शोषण बलात्कार संबंधित कानून है, अनेकों कानून। हम निर्भया कांड से पहले की बात कर ले या निर्भया कांड के बाद की बात कर ले, तो या हम उसके विशाखा गाइडलाइंस की बात कर ले जिसमें कार्यस्थल पर बातें की गई थी, जो आपको ये समझने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कि अब पहली बार कोई नियम बना है, पर नियम के लागू करने के पद्धतियों में, उसकी तीव्रता में सुधार की आवश्यकता लगातार होती है, इससे मांग लगातार होती है। तो इसी में हम बात करेंगे भारत में यौन शोषण बलात्कार संबंधित कानून में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, जो 2012 के बाद निर्भया कांड के बाद हुआ था। 16 दिसंबर, आपको ये डेट याद होना चाहिए, 16 दिसंबर 2012, जो देश को नए तरीके से सोचने के लिए बात कर दिया। तो ध्यान रखिए, इस अधिनियम के तहत बलात्कार की न्यूनतम सज़ा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त पीड़ित की मृत्यु के मामले में न्यूनतम सज़ा की विविधता बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया था। इस तरीके के बदलाव किए गए थे। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको पॉक्सो कहते हैं, पॉक्सो एक्ट, इस अधिनियम के तहत बच्चों को यौन अत्याचार, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए लाया गया था। पोस्को अधिनियम के तहत जो आयु जो है बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। अब जो पहले 2012 में 16 थे, और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों के अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया, भले ही 2 नाबालिगों के बीच तथ्यागत रूप से सहमति हो। इस अर्थ में समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉस्को एक्ट के तहत यह बदलाव किए गए थे। बच्चे की सुरक्षा, सम्मान, आपको ध्यान रखिए, सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपराधों के लिए सजा बढ़ाने के प्रावधान करने इस अधिनियम 2019 में संशोधन भी किए गए, जो आपको संशोधन एक्ट के तहत आपको पढ़ाया भी गया, बताया भी गया। बलात्कार की पीड़िता का अधिकार कौन है?
तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अधिकार को हम समझने का प्रयास की, 0 FIR का अधिकार है। इसका अर्थ सिंपल सा लगाने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले ही घटना का अधिकार कोई भी क्षेत्र नहीं हो। पर निर्भया का हम मामला देख ले, हैदराबाद का मामला देख ले, ऐसे हजारों केस स्टडी है जिसमें पुलिस अनियमितता की गई है। आपको हाल ही में याद है उन्नाव की एक लड़की ने क्या किया था, वीडियो बना रही थी आपको FIR दर्ज कराने के लिए। तो धरातल पर कुछ और भी स्थिति है। केवल नियम कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उन लोगों को भी दोषी करार करना होगा जो अपने कार्य को क्या करते, उत्तरदायित्व तो नहीं समझते हैं। इस प्रकार के मामले में उसे आजीवन आपको सेवा मुक्त करने की आवश्यकता है, तभी जाके सिस्टम में कुछ बदलाव आएंगे। देखिए, ऐसे बहुत से पुलिस अधिकारी आपको देखने को मिल जाएंगे जो ग्राउंड लेवल पर मॉडरेट करते हैं लोगों को, जो पीड़िता होती है और उसके परिवार को। तो इस तरीके के जो मानसिक विकृत के लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को भी आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। उसके लिए नियम कानून बनाने होंगे। अब मुक्त चिकित्सा जो उपचार है वो आपको इसके पीड़िता को अधिकार दिए गए CRPC की धारा 75C के तहत। कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल बलात्कार पीड़ितों के इलाज करने के लिए शुल्क नहीं ले सकता है, यह प्रावधान किए गए। पर ऐसे केस स्टडी देखने को मिला है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कि आपको वहाँ पर रोका गया, सरकारी अस्पतालों में लेट लपित किया गया, उनको बैठा कर रखा गया, तत्काल रूप से उनका उपचार नहीं किया गया। ऐसे हजारों आपको केस स्टडी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप पीछे के पेपरों में उल्टेंगे, खबरों में उल्टेंगे, आपको नजर आ ही जाएगा। 2 फिंगर टेस्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया। पहले पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था, चिकित्सीय जांच की जाती थी, या किसी भी चिकित्सा को 2 फिंगर टेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा। नए कानून के आधार पर यह प्रावधान किए गए थे। इससे एक तो पहले महिला का बलात्कार होता था, अब यहाँ पर जब मान लीजिए जब वो चेकअप करा रही है, चिकित्सा उपचार ले रही है, जिसमें उनका क्या करना है, उनका जांच करना है कि इनका क्या होगा, बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ, दुष्कर्म हुए या नहीं हुए हैं। तो मान लीजिए महिला हो या पुरुष हो, महिला या पुरुष चिकित्सक हो, उसको 2 फिंगर से आपको टेस्ट किया जाता था, उसके योनि में आपको उंगली डालकर। रीज़न उसके पीछे है कि सिस्टम पहले से यही चल रहे थे। पर मानवाधिकार की जब हम बात करते हैं, सभ्य समाज की बात करते हैं, उन सारे अधिकारों से दूर हमको उन कुरीतियों को दूर करने की आवश्यकता है जो पहले से प्रचलित आ रहे थे। तो इस तरीके से इसका दोबारा शोषण होता था। रीज़न उसके पीछे की यह मानसिक शोषण था ना, कि महिला तो पहले से पीड़ित था और अनजान व्यक्ति के पास यह जांच करिए 2 फिंगर टेस्ट। इस पर बहुत बवाल हुआ था जब हम निर्भया कांड के बाद की बात कर रहे थे उस समय। तो जब देश सजग होता है तो नियमों में परिवर्तन आता, तो ये प्रावधान समाप्त किए गए। अब है कि मुआवजे का अधिकार, CRPC की धारा जो 357A है, मुख्य नया प्रावधान पेश किया जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया। पर मैं जहाँ तक मानता हूँ कि देखिए, तत्कालिक समाधान निकाला जा सकता है कि पीड़िता को मुआवजा दे दिया जाए, पर दीर्घकालिक रूप से वो इतनी टूटी जाती है, उतना वो समाज को घृणित देखने लगती है कि उसका पुनर्वास कराना मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार के जो पीड़िता है उनका पुनर्वास हो सके। बलात्कार, भारत में बलात्कार संबंधित प्रमुख निर्णय है जिसमें आपको ध्यान रखना है 1972 का मथुरा बलात्कार मामला, जिसमें आपको सहमति स्वैच्छिक थी। यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, फैसले में आरोप में पक्ष में समर्थन किया, जिनमें कहा गया कि यौन संबंध की आदि होने के कारण मथुरा की सहमति स्वैच्छिक थी। हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसले को रद्द कर दिया और आरोपी को कारावास की सजा की। हम यहाँ यौन संबंध जब बनाते हैं, जो कपल जो आपको 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, जो आपको वोट देने के राइट प्राप्त कर लेते हैं, अगर उससे अधिक उम्र के हो गए, आपसी सहमति से यौन संबंध बना रहे हैं, अब मान लीजिए किसी कारणवश महिला है उनको पुरुष छोड़ देता है और उसके बाद उससे महिला क्या करती है, आपको असहमति का आरोप लगाते हुए यह केस लगातार बढ़ते हुए इसी में कुछ मामलों को संदिग्धता से लिया गया था, समझने का प्रयास किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अभियुक्तों को बरी कर दिया, जिससे जनता ने आक्रोश फैल गया। इस मामले में बलात्कार कानून सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह 1984 का मामला, जिसमें बात किया गया सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों की सलाह दी थी, पीड़ितों को चरित्रहीन के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, भले ही वह यौन संबंध की आदि हो। यह फैसला मामले की जांच के दौरान
दौरान बलात्कार के कृत्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, न कि पीड़िता के चरित्र पर। अर्थात हमें यह समझने की आवश्यकता है जो विक्टिम है, जो आपको जो दुष्कर्म से पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, उसे क्या करना, उसे हमें सुरक्षा मुहैया कराना। यह नहीं कि वो किस स्थिति में थी, वह यह नहीं कि वो किसके साथ थी, वो यह नहीं कि वो किस दरमियान चल रही थी, 12 बजे रात चल रही थी या 2 बजे रात चल रही थी। कहने का मतलब यह क्यों नहीं, यह ध्यान रखिए, क्यों नहीं यह हम इसे कहें वैश्या जो होती है, जो आपको ड्राफ्टेड होती है, जो सर्टिफिकेटेड होती है, जो आपको वैश्यालयों में भी जो महिला है उसका भी इस प्रकार से सुरक्षा इसको मुहैया कराने की बात करता है। ध्यान रखिएगा, वो अपना कार्य कर रही है और वैश्यावृत्ति गलत नहीं है। इसको समझने का, जब आप सोशियोलॉजी पढ़िएगा, जब इकोसिस्टम समझने का प्रयास कीजिए राज्य का, तो चाणक्य के थ्योरी में भी आपको इसकी बात मिलेगी, मौर्य प्रशासन में इसकी आपको वृहद रूप से, उसके बाद और भी हम मुगल काल में आए तो इसकी महत्ता भूमिका को हम समझ सकते हैं। तो यह समझने का प्रयास कीजिएगा, हम इसकी सुरक्षा की बात करते, क्यों ना वो वैश्यावृत्ति की कार्य में भी लिप्त महिला हो। सामूहिक बलात्कार का मतलब असहमति का आपको याद होगा, 2-3 मूवी इस पर बन चुकी है। नो का मतलब नो होता है, आपको मूवी का नाम याद रखिएगा। नो का मतलब नो रहता है, कॉन्सेप्ट है कि वो महिला आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपकी पत्नी ही क्यों नहीं, आपको यह समझने की आवश्यकता, नो का अर्थ नो ही होता है। आप उसे शोषण नहीं कर सकते, इस तरीके के चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। दिल्ली में घरेलू कामकाजी महिला बनाम भारत सन 1995 का मामला, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय का अहम दिशा निर्देश था, जिसे हम लोग ध्यान रखते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों शिकायतों के लिए कानून प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस स्टेशन में एक वकील द्वारा कानूनी सहायता मार्गदर्शन सुनिश्चित कराना, ये सब प्रावधान। बलात्कार में मुकदमों में पीड़ित गुमनामी गोपनीयता बनाए रखना है। एक अपराधी चोट मुआवजा बोर्ड की स्थापना करना, बलात्कार पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा का प्रावधान करना। यह बलात्कार के कारण पीड़ित गर्भवती हो जाती है तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना और गर्भपात की अनुमति देना, ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे। बी गौतम बनाम सुब्राव चक्रवर्ती 1996 का मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था अंतिम मुआवजा के रूप में रेप पीड़िता को 1000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाए। पर यह ध्यान रखिए, मैं इसे आज तक मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। यह कहीं ना कहीं आपको क्या कर रही है, ये आर्थिक प्रोत्साहन जरूर होगा, पर ये सामूहिक प्रोत्साहन का बात नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास 2000 का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का बलात्कार पीड़िता को संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर घरेलू न्यायशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर मानवाधिकार न्यायशास्त्र के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है, ऐसी बातें की गई थी। कुल मिलाकर जो बातें हो रही हैं ना, उसमें प्रश्न आपको आज का यह मिलेगा कि महिला दुष्कर्म से संबंधित वारदातें न केवल कानूनी और संवैधानिक मामले हैं, बल्कि यह व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के नैतिक और सामाजिक दायित्व का भी प्रश्न है। विवेचना करें तो इसका उत्तर आपको कहाँ लिख के भेजना है। युक्ति है, इसका ऐप जो आप लोग डाउनलोड अभी तक नहीं कर रखे हैं वो डाउनलोड जरूर कीजिए। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया जाता है। वहाँ पर हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक पैकेज बना, उसके परचेज कर लीजिएगा। उसके लिए चैट बॉक्स आपको बनाए गए हैं जहाँ पर आपको PDF शेयर करना है लिखकर। यह सीरीज लगातार चल रही है तो आप लगातार अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे शब्दों में, 250 शब्दों में, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको 20 से 25 मिनट में आंसर लिखा जाएगा। आप लगातार 365 दिन वर्क करते हैं तो आप 365 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट होगा, उसमें भी सभी टेस्ट सभी चीज़ें अब शेड्यूल हो जाएंगी। इस वीक से आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलेंगी। संडे को टेस्ट आपको लगातार होगा, वीकली टेस्ट, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम, उसके अतिरिक्त जो भी पंचतत्व का कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। यह पैकेज आपको 599 में दिया जाता है। हालांकि वीडियो बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट आपको जब आपको कलेक्ट करनी है की पॉइंट, तो की पॉइंट का PDF तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, BPSC टारगेट 71वीं और 70वीं के लिए हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। अब नए तत्वों के साथ हम लोग शामिल होंगे, सारे मर्ज कर दिए जाएंगे और इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए सेना के आधुनिक टैंक, रडार और गश्ती विमान खरीदने की सरकार की इच्छा है, जिसमें बात की गई रक्षा खरीद परिषद ने 1,44,716 करोड़ रुपए के 10 प्रस्ताव को मंजूर की गई। स्वदेशी स्रोतों की होगी 99% खरीद, जहाँ से स्वदेशी खरीद की जाएगी।
रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं की अध्यक्षता में यह DCA की मंजूरी दी गई। बेहतर मोबिलिटी वाला FRCB होगा भविष्य का मुख्य युद्ध टैंक। फिर एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडारों को खरीद की स्वीकृति गई है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो खरीद भारतीय स्वदेशी में डिजाइन विकसित और निर्मित है, श्रेणियों के तहत ध्यान रखिएगा स्रोतों से लिया जाएगा। यह 1,44,700 करोड़ का अर्थ है कि भारतीय जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो कहीं ना कहीं और मजबूत होगा। डिफेंस की खरीदारी से जो कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं वो और भी बेहतर तरीके से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगी, साथ ही साथ मैकेनिज़्म अपना सही कर पाएंगे, जिससे हम सेना की आपूर्ति बेहतर कर सके, सेना के लिए साजो सामान हम बेहतर तरीके से बना सके, उन्नत क्वालिटी के बना सके, ये सब चीज़ें हो पाएंगे। कुछ अर्थों में समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो DAC की बात होती है, डिफेंस जो अधिग्रहण की बात होती है, अधिग्रहण परिषद की, तो वो है क्या। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह तीनों सेनाओं के लिए, ध्यान रखिएगा थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए भारतीय तट रक्षक जो है हेतु नई नीति और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ध्यान रखिएगा इस संस्था क्या करता है, सशस्त्र बलों की स्वीकृति आवश्यकताओं के अनुसार से शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी। DAC की अध्यक्षता कौन करता है, रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। इसे एकदम याद रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मार दीजिएगा, तो इसे याद रखिए, प्रश्न में पूछ सकता है। उल्लेखनीय कि DAC अधिग्रहण संबंधी मामलों निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय सर्वोच्च संस्था है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के जो निर्णय सर्वोच्च संस्था यह क्या करती है कि आपको अधिग्रहण लेने वाली सर्वोच्च संस्था के तौर पर काम करती है, यह लिस्ट भेज देगी और जिसे रक्षा मंत्रालय क्या करता है, स्वीकृत कर लेता है। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि देखिएगा जो DAC का जो वर्गीकरण है, डिफेंस एंड प्रोडक्शन बोर्ड के तौर पर, आपको प्रोक्यूरमेंट बोर्ड के तौर पर, R&D रिसर्च बोर्ड के तौर पर काम करता है, इक्वेशन विंग के तौर पर काम करेगा, विंग के तौर पर DG आपको इक्वेशन करेगा, अधिग्रहण करेगा, आपको इसके लिए अलग अलग आपको क्या बनाए गए, मेमोरेंडम बनाए गए, अलग अलग स्तर पर सभी लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक स्वीकृत तरीके से एक बेहतर रणनीति के तहत इसका खरीद बिक्री किया जाता है, ताकि हम अपने स्वदेशी तकनीक को और विकसित कर सके। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि तेजस जैसे स्वदेशी हथियारों से भविष्य में युद्ध लड़ेगा भारत। तो क्यों जरूरी है स्वदेशी हथियार, तो ध्यान रखिएगा लड़ाकू विमान की बात कर ले, टैंक, पनडुब्बी से लेकर छोटे हथियारों के लिए भारत दशकों तक रूस और दूसरे देशों पर निर्भर है। 2014 के बाद वर्तमान सरकार ने रक्षा जरूरतों के लिए न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में पहल की, बल्कि रक्षा आयात में विविधता लाने के लिए भी कदम उठाए हैं। आज भारत रूस के अलावा इजराइल, फ्रांस, अमेरिका सहित दूसरे देशों के भी हथियार खरीद रहे हैं, ताकि एक देश पर डिपेंडेंसी ना हो सके। आने वाले समय में हम किसी प्रकार का रक्षा ऋणग्रस्त ना हो जाए, अर्थात मानसिक रूप से ऋणग्रस्त। अब किसी ऐसा विवाद हो जाए, भविष्य कौन जानता है, रसिया के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाए और रसिया के सारे हथियार रहेंगे, रूस के सारे हथियार रहेंगे, तो क्या होगा, हमें वो ब्लैकमेल करेगा, समय पर आपूर्ति नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास अन्य विकल्प भी तलाशे होने चाहिए, जिसमें हम एक तो दूसरे देशों से भी हम चीज़ों को खरीदेंगे और स्वयं में निर्माण भी करेंगे, ताकि विविधता बनी रहे और देश का जो समृद्ध सशक्तिकरण हो शस्त्र के क्षेत्र में वो बढ़े। इसके लिए ध्यान रखिएगा हथियारों के दूसरे देशों की निर्भरता के क्या नतीजे हो सकते हैं। इसका अनुभव वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कर चुका है। भारत को दूसरे देशों से हथियार और गोला बारूद आयात खरीद करनी पड़ी थी और इन देशों ने मनमानी कीमतों की आपूर्ति की गई, अर्थात आपको ब्लैकमेल किया ही जाएगा। आपके पास चीज़ें नहीं है, दूसरे देश से मांगिएगा, आपके यहाँ युद्ध है तो आपको जो चीज़ 10 रुपया मिल रहा है वो 100 रुपया में देगा वो, तो औने पौने दाम के बाद, अर्थात आपको मजबूरी में आपको पे करना पड़ेगा, अपनी सारी संपदा को गिरवी रख देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करना हो कि हम किसी देश पर हम पूर्ण निर्भरता ना बन के सभी पर थोड़े थोड़े निर्भर रहें। हमको जैसा बेहतर हथियार मिलेगा, जो देगा हम उससे खरीदेंगे। और ध्यान रखिएगा इस तरीके से चीज़ें आपको, क्योंकि दूसरे देश मुश्किल समय में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने से मना कर सकते हैं या इसके लिए शर्तें लगा सकते हैं, जो कारगिल युद्ध में देखने को मिला था। हालांकि हमने स्वदेशी तकनीक को भी डेवलप कर, स्वदेशी तकनीक से हम हथियार लड़ेंगे, जिसमें तेजस हथियार, स्वदेशी रक्षा मैन्युफैक्चरिंग हुई मजबूत, घट रही हथियारों के आयात में भारत की निर्भरता। अगर हम बात करें 2014 और 18 के बीच, 2019-23 के बीच भारत के हथियारों का आयात सिर्फ 4.7% बढ़ा। इससे पता चलता है कि हथियारों के आयात में भारत की निर्भरता घट रही। इससे पहले हम
बहुत मात्रा में करते थे। तो आपको ये आंकड़े याद रखने चाहिए। अब 21,000 करोड़ पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात। अर्थात भारत तो क्या करता है, पहले कितना था, कुछ नहीं करता था निर्यात, ना के बराबर। तो 23-24 में 21,000 करोड़ रुपये के मूल्य हथियारों को निर्यात किया। पिछले वित्त वर्ष में तुलना 32% अधिक है। अर्थात हमारा ग्रोथ रेट क्या है, अधिक है कि हम दूसरे को अपने हथियार दे रहे हैं और खरीद उससे क्या कर रहे हैं, हमें रुपये पैसे मिल रहे हैं डॉलर के रूप में या अन्य भारतीय मुद्रा के तौर पर। विश्व भारत में बने हथियारों की स्वीकृतता बढ़ रही है, अन्य देश इसे स्वीकृत कर रहे हैं। कुछ पिछले वर्षों के दौरान भारत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, पेट्रोल बेल्स, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, आर्टिलरी गन सहित दूसरे रक्षा उपकरणों का निर्यात किया गया, जो 2025 तक यह निर्यात 35,000 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। यह धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत निर्यात भी कर रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे हम क्या होंगे, हमारे क्षेत्र में जब पैसे आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वृद्धि होगी और भी हम उन्नत हथियार बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया भारत में युद्धाभ्यास के लिए पहली बार अपने विमान भेजे हैं। तो ध्यान है, तरंग शक्ति का ध्यान रखिए। जोधपुर में 13 तक चलेगा। आपको क्या करें, ये दूसरा चरण का अभ्यास है। अब यह अभ्यास आपको यह कराया जाएगा, कहाँ कराया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और वायुसेना के तरंग जो शक्ति 2024 अभ्यास है। दूसरे चरण में हिस्सा लेने पहली बार भारत आ रही है लड़ाकू विमान लेकर। अब यह ध्यान रखिएगा, जोधपुर में होगा। अब यह 2018, जिसमें 2018, 2022-24 में अभ्यास पिंच ब्लैक में भारतीय वायुसेना ने प्लेखंस की मेजबानी में शामिल हुए थे। इस तरह के ऑस्ट्रेलिया रक्षा विभाग यह भी कहा, भारत के साथ हाल ही के वर्षों में हवाई रक्षा सहयोग बढ़ोतरी में काफ़ी फायदा हुआ है। जो 2018, 22-24 की बात कर रहा है, अभ्यास पिंच ब्लैक की। तो पिंच ब्लैक किन किन देशों के पास होता है, किन किन देशों के साथ होता है, मुझे बताइएगा। अब है कि जो शक्ति अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास का पहला चरण अगस्त में तमिलनाडु में पूरा हुआ था। इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके का वायुसेना शामिल हुई थी। इस बार आपको ऑस्ट्रेलिया भी आएगी। तो इस तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है। इस वर्ष 2024 में जितने युद्धाभ्यास हुए, इसकी एक लिस्ट है आप लोगों के सामने, इसको याद कर लेना। यहाँ से एक प्रश्न जरूर होंगे, 1 या 2 प्रश्न जरूर हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एक्स खान कवेश 21वां संस्करण जुलाई अगस्त 2024 में हुए हैं। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, थल सेना का उलान बटोर में मंगोलिया में, जिस पर मैंने न्यूज भी एनालिसिस कराया था, आप लोग को याद होगा, कटिंग दिया था। नोमडेनिक एलिफेंट 16वां संस्करण जुलाई 24 में हुआ, मंगोलिया थल सेना उमराव मेघालय में। तो ये लिस्ट आपको याद कर लेना। इतना 2024 में जुलाई आपको अगस्त तक हुआ। सितंबर अक्टूबर आपको जैसे ही एग्जाम के आसपास आएंगे और भी लिस्ट दे दिए जाएंगे। तो ये लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। एक पेड़ मां के नाम के अभियान में रोपे गए 52 करोड़। देखिए, सभी राज्यों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिसमें हम बात करें, सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ रोपे गए, सबसे ज़्यादा पेड़ आपको पंजाब में 78.82 लाख रोपे गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में 71.59 लाख रोपे गए। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 14 करोड़ पेड़ रोपे गए। तो अगर हम श्रेणी में बात करें, प्रथम श्रेणी में कौन कौन रोपे गए, तो 3 राज्यों का नाम याद रखना है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। जो ये राज्य हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ रोपे गए। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संपदा बढ़ाने में पेड़ बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, पर यहाँ पर ध्यान रखना, पेड़ रोपा गया जीवित अवस्था में अभी नहीं होगा। इसको जब तक 3 साल से लेकर 5 साल वर्षों तक इसका हम केयर टेक नहीं करेंगे, पेड़ के रूप में तब्दील होगा ही नहीं। तो यह आपको समझ, सरकार के सामने और उसके संबंधित एनजीओ के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है, पेड़ को जीवित रखा जाए। पेड़ रोपने से प्राकृतिक जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं उसका समाधान नहीं हो सकता। जब तक पेड़ जीवित नहीं रहेंगे, पेड़ 3 से 5 वर्ष के बाद पेड़ के रूप में, जो पौधे हैं पेड़ के रूप में विकसित नहीं होंगे, उसका हम अस्थायी समाधान निकाल नहीं सकते। इसलिए जितना रोपा गया उससे कहीं अधिक है इसे जीवित रखने के लिए, जो 3 से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसी भी पेड़ को जीवित रखने का। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम बात करें। देश में पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी भरी उड़ान, सफल उड़ान। तो ध्यान रखिएगा, एयर डिफेंस की जो बातें चल रही है, मजबूत हम रक्षा की बात करेंगे तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल। रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसका नाम याद रखिएगा। देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यूएवी अर्थात ड्रोन के तौर पर इसे आपको 200B की पहली सफल उड़ान
कल आपको क्या की घोषणा की। यह कार्य है न उपलब्धि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भारत के क्षेत्र में विकसित करेगा। जो आपको मानव रहित ड्रोन होते हैं जो बम वर्षक होते हैं, हम आपात स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। डिजाइन, एयरफ्रेम, प्रणोदक प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक सभी प्रकार के आपको इसके अत्याधुनिक प्रशिक्षण विनिर्माण केंद्र बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हम इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा 152 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह उड़ सकता है, जिसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके केवल 300 मीटर के रनवे की आवश्यकता होती है, जिसमें छोटी सी हवाई पट्टी भी उड़ान भर सकती है। इसकी उपलब्धि है। अब इस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम में भी हमें मजबूती प्रदान करेगा। यह अन्य कंपनियां सामने आएगी। रक्षा कंपनी हमारी सार्वजनिक कंपनी है, वो भी DRDO भी बेहतर तरीके से और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, जिसके आधार पर हम मानव रहित ड्रोन को निर्मित कर सकते हैं। अमेरिका इसमें बेहतर कार्य कर रहा है, इजराइल बेहतर काम कर रहा है। देख सकते हैं कि जो अमेरिका का अफगानिस्तान नीति हो जिसमें आपको ड्रोन का प्रयोग किया गया था, इसी तरह इजराइल कर रहा है प्रयोग, अन्य भी राष्ट्र प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझने के बाद भारत भी इस तरीके से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री है, तो PT फैक्ट याद कर लेना है। मुझे यह बताइए दक्षिण पूर्व एशियाई के कौन कौन से देश, इसके संगठनों का नाम बताइए जिसमें भारत सहयोग करता है। कौन कौन संगठन का सहयोग मात्र आपको संयुक्त संस्था के तौर पर काम करता है। भारत सदस्यता किसमें ली हुई है। हाल ही में आसियान संगठन का बैठक कहाँ हुआ, मुझे यह भी बताइएगा। चलिए इस तरीके से आपको PT फैक्ट हम बात करेंगे। इससे क्या होगा, ब्रुनेई के साथ हमारे जो रिश्ते और भी बेहतर होंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई के रिश्ते बेहतर होंगे। अभी सामने समझौते आ जाने दीजिए, तब हम उसमें विशेष चर्चा करें। अभी मोदी जी गए हैं, अपने जो प्रवासी भारतीय उनसे मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों में हम और भी बेहतर जब न्यूज आएगी उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। अब हिमालय दिवस 8 सितंबर 8 से आपको 1 सेकेंड होल्ड की नहीं कॉल। चलिए, देश भर में हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाए। इसके लिए थीम आपको याद रखना है, हिमालय का विकास और इसकी दशा और दिशा। तो सबसे पहले 2015 में इसके लिए शुरुआत की गई थी। 9 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। एक नोट याद रखिएगा, सभी जगह अन्य प्लेटफॉर्म के में आपको 2014 दिखेगा कि 2014 में लिखा गया है। सर आपको उत्तराखंड के तत्कालीन मंत्री हरीश रावत जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, पर PIB में 2015 है, तो इसे याद रखना है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अलग अलग सोर्स पर 2014 दिए गए, उसको काट दीजिएगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिए अगर पहले से आप कहीं से न्यूज़ कलेक्ट कर रखे हैं। तो PIB का सोर्स ऑथेंटिक सोर्स होता है, उसी को मानकर चलना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी में हिमालय की बात हो रही थी, हिमालय को 2 चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कि इसके श्रेणियों को अच्छे से याद रखना है। इसमें जो आपको याद रखना है क्या, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, किन राज्यों में आता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछे जाएंगे। पामीर ग्रंथि क्या है, हिंदुकुश पर्वत क्या है, कॉन्सेप्ट सुलेमान श्रेणी कहाँ आती है, एवरेस्ट पर्वत कंचनजंगा कहाँ आता है, बुमला दर्रा कहाँ है। ये आपको सारे कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना जो मैं पूछ रहा। मानसरोवर झील कहाँ पर है, आपको सिपला धारा सिप की धारा जो सिपला धारा हम बोलते हैं वो कहाँ है, जस्कर श्रेणी किन राज्य में है, लस्कर श्रेणी किस, काराकोरम दर्रा कहाँ है, काराकोरम श्रेणी कहाँ है। ध्यान रखिएगा, आपको ये सब प्रश्न आपको शिवालिक श्रेणी किन किन राज्यों में है, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है, घोलागिरी आपको कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस देश में है। ये सब सारे प्रश्न उत्तर बताने हैं। फिर आपको ध्यान रखिएगा इस तरीके से चीज़ों को कवर करना है। अगर हम बात कर ले तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर पिक्चर में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिए कुछ डिग्री दिया हुआ है ऊपर की तरफ, 25, 30 डिग्री, 35 डिग्री, इधर से कुछ डिग्री दिया हुआ है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, इसको किस रेखा के तौर पर देखते हैं। यह देशांतर रेखा होता है, पृथ्वी का जो काल्पनिक रेखा होता है देशांतर रेखा। और हम लेफ्ट को राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए तो यह रेखा क्या होगा, अक्षांश रेखा होगा, अक्षांश रेखा होगा, अक्षांश रेखा। तो यह जो रेखा है, तो हिमालय किस किस अशांत और देशांतर पे स्थित है उसे ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे जब हम ट्रांस हिमालय की बात कर लें तो कहाँ से कहाँ तक है, 75 डिग्री से लेकर आपको हम किसकी बात कर रहे हैं,
अभी अक्षांश की बात कर रहे हैं, से लेकर आपको लगभग अप्रोक्स 82 डिग्री के आसपास से अप्रोक्स देखने को मिलता है। उसके बाद अन्य भी कहीं मिलता है। आपको इसी तरीके से आपको आसान देशांतर याद कर लेना। आसान देशांतर की बात कर ले, आपको देखिए यहाँ से बीच के लेकर आपको ये श्रेणी तक मिलेगा। तो आसान देशांतर अच्छे से इस लिस्ट के अनुसार देख लेना है। देशांतर हुआ ये रेखा जो नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए, यह आपको देशांतर रेखा है जो काल्पनिक रेखा होती है। और यह जो लेफ़्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ़्ट जाए, तो यह क्या होगी, आपको अक्षांश रेखा होगी। ध्यान रखना है, इस रेखा के आधार पर इसके आपको विस्तार को एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है ना। जिसमें यहाँ सारे लिस्ट दिए गए हैं। आपको एग्ज़ाम में कहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। चलिए, विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर को अनुमान बढ़ा दिया है। तो पहले यह क्या किया हुआ था, पहले आपको 6.6% दर से बातें की थी कि विश्व ने पहले जून के में अनुमान कितना लगाया था, 6.6%। अब 0.4% की वृद्धि कर दी गई है कि आने वाले समय में भारत इस 7% वृद्धि दर से विकास करेगा। अब देखिए क्या होता है कि विश्व बैंक की जारी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में यह बातें की गई 2024-25 में भारत 7% से होगा। अब इसे निवेशक भारत में बढ़ेंगे, निवेशक बढ़ेंगे तो क्या होगा, देश में क्या होगा, डॉलर आएगा और रुपया आएगा। जिस मुद्दे से पैसे इन्वेस्ट किया जाए, भारतीय भी निवेशक इसमें निवेश करेंगे तो क्या होगा, भारत के पास पैसे आएंगे, शेयर बाजार में या अन्य स्रोतों में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जिसके पास अगर मात्रा आ जाता तो आपको मैंने क्या बताया, सर्किल हमेशा याद रखना। ये सर्किल का क्या नाम है मैं बार बार बताता हूँ। निवेश आएगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो डिमांड पूर्ति करने के लिए क्या होगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, कोर सेक्टर डेवलप होगा, रोजगार सृजित होगा, इकोनॉमी पैसे आएंगे। उसी अनुपात में चीज़ें आपको क्या चलने से सर्कुलेट होने लगती है आपको बाजार। तो इस तरीके से हम पैसा जितने मेरे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, देश के पास आएंगे, उतना ही मात्रा में बाजार सर्कुलेट होगा और पैसे का लेन देन होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। जहरीली हवा में सांस लेता बचपन, इस पर रिपोर्ट या तीसरी रिपोर्ट आ रही है। तो आपको क्या करना है, हेल्थ इंडेक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रस्तुत की गई इसको एक बार अध्ययन करना है। आपको पॉइंट आउट करके लिख कर भेजना है और इसका निष्कर्ष लिख के भेजना है। यह इसलिए मैंने न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि इस पर पहले मैं 2 बार कर चुका हूं, यह तीसरी बार होगा। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, पॉइंट आउट करना है। देखिए मेहनत जरूर कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा समस्या समाधान नहीं होगा। मैं बोल देता हूँ तो आप लोग इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते। ये सारे आपके लिए किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे समय की बचत करनी है। समय की बचत जहाँ मैं 56 मिनट 58 मिनट 59 मिनट वीडियो एनालिसिस करा सकता हूँ, 10 मिनट और बढ़ा दूंगा। पर यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता, आपका इन ग्रोथ नहीं होगा। वो आप केवल सुन लेते, समझ लेते, आगे बढ़ जाते। आप इन ग्रोथ आपको कॉपी में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बढ़ती राजनीति, ये आपको जरूर समझने की आवश्यकता है कि भारत रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है। राजनीतिक देश के तौर पर हम क्या बोलते हैं कि दोनों देश, उस देश को कहते हैं राजनीतिक साझेदार जो दोनों देश अपने नेगेटिव और पॉजिटिव भविष्य को समझकर समझौते करता हो। इसी में देखिए भारत अब तक 17 देशों के साथ या अमेरिका 17 देशों के साथ क्या कर चुका, या समझौता कर चुका जो भारत ने हाल ही में किए हैं। जिसमें अमेरिका हमें उन्नत श्रेणी के हथियार देगा, उपलब्ध कराएगा, पहला स्क्वाड्रन तैयार किया जाएगा हेलीकॉप्टर का। इस तरह के नए सृजित प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। MiG-20 जो 716 है, आपको असाल्ट राइफल, इस प्रकार के 16 इंच के लंबाई बैरल लंबाई आपको दिए जाएंगे, जिसके आधार पर हम क्या करें, सोन वाई दिया जाएगा वॉरफेयर, पनडुब्बी के तौर पर एंटी सबमरीन आपको सबमरीन है। तो इस तरीके से आप देखते हैं राजनीतिक साझेदार बढ़ रहा, राजनीतिक साझेदार। तो हम भारत अमेरिका के बीच बदलते रिश्तों को भी देख रहे हैं। हथियार जो रसिया से पहले मंगाया करते थे रिश्ते, हम इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री की तरफ झुकाव हमारा बढ़ रहा था। इस तरीके से हम चेक एंड बैलेंस की थ्योरी को अपना सकते हैं। स्वदेशी टेक्निक हम डेवलप, मैंने चर्चा भी किया है ना, स्वदेशी निर्मित हथियारों का भी हम उन्नयन कर रहे हैं। तो हमें राजनीतिक साझेदार ढूंढने हैं, पर हम अपने ही संप्रभुता पर ढूंढेंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको पढ़िएगा, आप लोग जरूर देखिएगा जरूर। इसमें बहुत से आपको हथियारों का नाम देखने को मिल जाएंगे जो हमारे रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। तो चलिए फिर कल हम नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलेंगे। आपको 5 तत्व आज रिवील कर दिया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। आज इकोनॉमिक्स, शाम में इकोनॉमिक्स की क्लासेज अपलोड कर दी जाएगी। हालांकि ऐप में ध्यान रखिए कुछ इशू चल रहा है। आपको यूट्यूब पर जो वीडियो रिलीज़ किया गया उससे सहयोग ले लीजिएगा। हालांकि ऐप पर सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, कुछ अपडेशन का काम चल रहा है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।